जॉन साहब, ज़रा खुल के बात करते हैं। बुनियादी तौर पर तो जो प्राइवेटली बातचीत हो रही है वो पब्लिक के अंदर जो पोस्चर दोनों की तरफ से अपनाया गया है उससे कोई ख़ास मुताबिकत नहीं रखती। ईरान की तरफ से एक टफ पोस्चर आया है। अभी मैं देख रहा हूँ जो उनके हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं उनका बयान कि हम अमेरिका के साथ हमारा जो तजर्बा है वो ये है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम हर किसी के सिनारियो के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर है जब आप ड्राफ्ट एक्सचेंज करने की मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो फिर काफ़ी करीब होते हैं आप मुआहदे के मुमकिन तौर पर। तो ये पब्लिक पोस्चरिंग जो है इसको तो मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि अगर ये चलती रही यूं ही तो फिर जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट या एग्रीमेंट होगा वो तो दोनों के लिए मुश्किल का बायस बनेगा, ट्रंप के लिए भी और ईरान की क़यादत के लिए भी। बिल्कुल सही कहा तलत साहब आपने। आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट। और ईरान ने जो कहा है, अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा वो यही कहा कि ये जो ट्रंप की जो धमकियां हैं या वो जो थ्रेट्स हैं, जो डेडलाइंस हैं, अल्टीमेटम्स हैं, वो अगर अवॉइड करेंगे तो इसके लिए दोनों साइडों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये चीजें खराब कर रही हैं सारे मामलात को। अगर आपको याद हो तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया था, फिर नेवल ब्लॉकेड जो है वो रुक गया था, मतलब नेवल ब्लॉकेड लगा रहा था। तो ईरान को एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि इस दफा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा तो ऐसी सिचुएशन होगी कि शायद ट्रंप दोबारा ये कहेंगे कि जी मैं नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा रहा, फॉर एग्जांपल। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म जो है वो तैयार करना होगा, स्पेशली इस दौरान जहां पे नेगोशिएशंस के इतने करीब हैं दोनों फरीकैन दोबारा से। और इसके अंदर जो ईरानियंस हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने जंग स्टार्ट नहीं की, ना ही हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कभी कब्जा करने का इरादा किया था। अब जो एक ही लेवरेज है ईरान का, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ, उसको अगर रिजॉल्व करवाना है, और पिछले 24 घंटे में 26 शिप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय आईआरजीसी 26 कश्तियों को जो है वो रिलीज कर दिया गया है वाइल्स मूविंग विद द प्रोटोकॉल्स ऑफ द ईरानियंस। तो इसके अंदर आगे अगर कोई चीज मुस्बत होनी है तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक गुडविल जेस्चर दिखाना जरूरी होगा और ब्लॉकेड को हटाना जरूरी होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स से, ईरान ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से बोला जाए कि वो अपना नेवल ब्लॉकेड हटाएं इंस्टेड ऑफ आस्किंग ईरान टू रिमूव देयर कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अनस, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि हवाएं अभी भी चल रही हैं इस्लामाबाद में। कैन यू हियर मी नाउ? I can hear you right now. Thank you so much. Go ahead. अच्छा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की पोजीशन इसमें बड़ी वाज़ेह है। अब जब मोहसिन नकवी साहब एक मोतबर नुमाइंदे की हैसियत से अहम तरीन मामलात के ऊपर पैगाम रसानी करते हैं तो वो सिर्फ ज़ुबानी गुलामी या चिटों पर लिखे हुए पैगाम तो नहीं होंगे, कुछ कागज़ होंगे, कुछ नुकात होंगे। उसके अंदर फिर आपने देखना होगा कॉमा कहाँ पर लगा है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगा है, अल्फाज क्या हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद किसी बड़े को जाकर ज़मानतें लेनी होंगी कि अगर पाकिस्तान की मीडिएशन के बाद कोई ड्राफ्ट सामने आता है तो उससे फिर मुनहरिफ नहीं होगा, तो वो जाहिर है या फिर वज़ीर आज़म होंगे या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। दुरुस्त बात। वो ज़मानतों की जो आपने बात की, मेरे ख्याल से वो एक एट ए सेकेंडरी स्टेज आता है। इस वक्त जो ज़्यादा फोकस होगा पाकिस्तान का, जो कि नज़र भी आ रहा है, वो एक डिक्लेरेशन या एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट की तरफ होगा जिसे इनिशियल एग्रीमेंट कहेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर अगली बातचीत जो है वो बढ़ेगी। हमारे गेस्ट ने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग को लेके, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका की जानिब से 2 बैक टू बैक आए हैं ओवर द वीकेंड। मैजेस्टिक एक्स के जो क्रू मेंबर्स थे उनको छोड़ना, और उससे पहले जो MV टूस्का के क्रू मेंबर्स थे और MV टूस्का की हवाले की जो ईरानी वेसल थी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। आज की तारीख में अगर आप बात करें तो ईरान की कोई ऐसी शिप नहीं है, कोई ऐसी कार्गो शिप नहीं है जो कि अमेरिकी कब्जे के अंदर है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो बैक एंड के ऊपर चल रहे थे। एक चीज़ जो पाकिस्तान ने बड़े बेहतर तरीके से या अफजल तरीके से कन्वे की दोनों पार्टीज़ को, ये थी कि आप पब्लिक पोस्चरिंग जितनी भी मेंटेन करेंगे, जो मैटर करेगा जब आप टेबल पर बैठेंगे और जो आप बात करेंगे वो मैटर करेगा। तो मेरे ख्याल से पब्लिक स्टेटमेंट्स को हमें शायद दोनों साइडों से, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको इतना रीड नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि स्लोली ग्रेजुअली एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ एक डिप्लोमेटिक क्लीशे है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। और अब हम नज़र ऐसे आ रहा है कि शायद किसी न किसी ड्राफ्ट की तरफ जो है उसके करीब तर पहुँच रहे हैं, और उसकी टाइमिंग जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है। 25 मई को अमेरिका में मेमोरियल डे है, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप का एक
एक इम्पॉर्टेंट खिताब होगा और उससे पहले वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी न किसी शेप के अंदर, किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो रिलीफ जो है वो अपनी कौम को या अपने लोगों को और वर्ल्ड पीस एट लार्ज को या रीजनल स्टेबिलिटी एट लार्ज को ज़रूर दे दें इन फॉर्म ऑफ री ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज़, ताकि उनको भी कोई ना कोई ब्राउनी पॉइंट्स पर कैश करने का मौका मिले उस स्पीच के अंदर। तलत साहब, गुड न्यूज़ समटाइम्स सफारतकारी के हवाले से तो ठीक है, लेकिन सहाफ़त के हवाले से हमें बड़ी कोफ्त का शिकार कर देती है, तो हम तो ख़बरों की तलाश में रहते हैं। तो इरम साहिबा, अभी अनस ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कोई ना कोई डेडलाइन है जिसके करीब आकर डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले को किसी तरफ लेके जाना। मैं उनका एक और बयान देख रहा था और आपने भी जिक्र फरमाया जिसमें वो कह रहे हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या वाकईतन उनको जल्दी नहीं है? क्योंकि अब वो जो बीच में कुछ चुनाव भी हो रहे हैं, उनके अंदर उनके कैंडिडेट जीती जा रहे हैं, तो लोगों का ख्याल है कि बहुत सारे तजियाकारों ने उनकी ताकत को मिसरीड किया है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनका बड़ा ज़बरदस्त अब गुड्डी चढ़ गई है दोबारा से। तो क्या वाकईतन उनके सामने कोई डेडलाइन नहीं है और इज ही वर्किंग विद द डेडलाइन? तलत, अगर डेडलाइन की बात करें तो वो आपने भी देखा होगा कि माजी में कितनी दफ़ा डेडलाइन दे के फिर कहते हैं कि अब हम हमला नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे। तो वो एक एलिमेंट तो ट्रंप एंड उनकी पर्सनालिटी में है। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो हिस्टोरिकली लो है। एंड इफ यू नो हाउ ट्रंप ऑपरेट्स, तो उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि उनकी रेटिंग अवाम के अंदर क्या है। ईरान वॉर को लेकर इस वक्त ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफी गिरी है। जो आपने यहाँ पे प्राइमरीज की बात की, जाहिर बात है नवंबर में इलेक्शन आ रहा है और उससे बहुत पहले बल्कि वो चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इनर सर्कल है, यहाँ के यूएस मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से इस जंग को ख़त्म किया जाए। नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, ऑलरेडी आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है महंगाई की वजह से, और ट्रंप के लिए अप्रूवल रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप पॉस्चरिंग, जैसे कि आपने खुद भी बात की, आपके गेस्ट ने भी बात की कि पॉस्चरिंग में जो है उनको बाज़ हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कहा भी जा रहा है कि आप ये जो ट्रूथ सोशल मीडिया पर जो वॉर हो रही है या ईरान की तरफ से भी जो बयानबाजी सोशल मीडिया पे आप देखते आ रहे हैं, वो उसको रोकना ट्रंप को उससे रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ के थिंक टैंक्स हैं, उनका ये मानना है कि ये वो बिहेवियर है जिसकी वजह से चीज़ें और प्रोलॉन्ग हो रही हैं, और इसका जो है रिपब्लिकन्स पे नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस है उस पर असर हो सकता है। रिपब्लिकन्स के अंदर भी जो है कुछ चंद रिपब्लिकन्स के अंदर ये खौफ पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि जब कांग्रेस में कई बार, कम से कम 7 बार जो है कोशिश की गई कि ईरान वॉर पावर्स जो हैं वो ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर्स के थ्रू ना की जाए, बल्कि कांग्रेस की रजामंदी के साथ ये मामला, ये जंग जो है और इसमें आगे क्या करना है, कोई स्ट्रैटेजी क्या तय करनी है, उसमें कांग्रेस को शामिल किया जाए। तो माजी के मुकाबले में इस मरतबा जो कोशिश की गई उसमें इक्का दुक्का रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, गो के वो कामयाब नहीं हुई कोशिश, और ट्रंप अभी भी अपनी सोल एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे गाइड कर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनको ब्रीफ कर रही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस वॉर को लेकर ट्रंप पर प्रेशर है, वोटर्स का प्रेशर है, और अभी कुछ स्टेट्स में जो प्राइमरीज कल हुए हैं उसमें अगर आप वोटर टर्नआउट रिपब्लिकन्स का देखें तो वो नहीं रहा जो डेमोक्रेट्स का रहा प्राइमरीज में। जोन साहब, क्विकली और बिल्कुल आखिर में अगर आप फरमाइएगा, बीजिंग बज़ाहिर तो इससे मुतासर हुआ तमाम बहरान से, लेकिन उसकी इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका नहीं लगा, उसके कंसर्न्स हैं। एक ख्याल ये है कि बीजिंग को बहुत फ़ायदा भी हुआ, अमेरिका की सुबकी हुई, उनकी जो वॉर मशीनरी है उसकी कमज़ोरियाँ सबके सामने आया हो गई, उनके बड़े हथियार जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए, वो मुश्किल में फंस गए। सो अगर आप समरी दें बीजिंग की के हवाले से कि क्या चीन ने वाकईतन अमेरिका की तरफ से जो गलतियां हुई, अगर जो उसको मानता नहीं है, उससे फ़ायदा उठाया या नहीं? मैं क्विकली बात करूंगी कि चाइनीज सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसकी ट्रांसलेशन है नेशन बिल्डर, और उनका मायने ये है कि ट्रंप की जो पोस्चरिंग रही टुवर्ड्स चाइना, चाहे वो 2017 टैरिफ्स, ट्रेड वॉर की बात करें, और अब भी जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी चल रही है जिससे ट्रंप इवन अपने एलाइज के दरमियान अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, इससे चाइना को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा है। चाइना को इस लिहाज से फ़ायदा रहा पिछले 9 सालों में कि चाइना ने अपनी मतलब डेवलपमेंट हर लिहाज से उसको एक्सपर्टाइट किया, एक तरह से गैल्वनाइज हो गई मुल्क की नीड के हमें किसी भी टाइम पे अमेरिका इस तरह टारगेट और अटैक कर सकता है, तो हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना है।
तो मतलब ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉट ओनली चाइना लेकिन वो तमाम ममालिक दुनिया के जो ग्लोबल साउथ है, अगर एक ऐसी प्रेसिडेंसी आती है अमेरिका में जो अनफॉर्चुनेट है, ईरान वॉर, और अनफॉर्चुनेट है कि इसमें कितनी जानें ज़ाया हुई, दुनिया को फर्क पड़ रहा है, लेकिन अमेरिकन हेजेमनी पे जो सवाल उठ रहे हैं और उसकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इससे एक मल्टीपोलर दुनिया शेप कर रही है। वो जो मूवमेंट्स हैं कि I have to leave it there, all four of you. आपका बहुत शुक्रिया। और हम प्रोग्राम जारी रखते हुए इस सेगमेंट का खात्मा कर रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान अमान और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में मुस्तकिल सिक्योरिटी के निज़ाम को बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह जॉन हुसैन ने भी बताया कि बहुत सारी शिप्स जो हैं वो निकली हैं 25 के करीब, और अनस ने भी ये एम्फसाइज़ किया कि कैसे तमाम तर बड़कों के बावजूद कोई धूम धड़का नहीं हो रहा, गोली नहीं चल रही, बल्कि सफारतकारी तेज़ी से जारी है। तो अगले 12-24 घंटे काफ़ी अहम है, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है।